हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। सब बहुत बढ़िया। आज हम लोग सीएमए में कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 15। नाम आपको दिख रहा होगा। क्या नाम है इस चैप्टर का? बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। प्यार से इसको शॉर्ट में बजट बोल लेंगे हम लोग। ठीक है ना, बोलने में थोड़ी आसानी रहेगी। अच्छा, ये बजट जो वर्ड है, क्या आज से पहले कभी आपने ये वर्ड कभी सुना या यूज किया? कभी भी बजट वर्ड कभी इससे पहले कभी जीवन में टकराया कि पहली बार आ रहा है? टकराया। और यूं कहें तो ये वही वर्ड था जिसने आपको बड़ा परेशान किया। आपने घर वालों से कहा कि हमको आईफोन दिला दो। घर वालों ने कहा बजट नहीं है, ये लो 2000 रुपए और जाके नोकिया 1100 ले लो। आपने घर वालों से कहा बढ़िया बाइक चाहिए अब हमको। घर वालों ने कहा एक काम करो, ये दूध वाली साइकिल आती है, सेकेंड हैंड ले आओ जाके। तो ये वही वर्ड है जिसने आपको बड़ा ही परेशान किया। बजट की प्रॉब्लम, है ना? हर किसी के साथ है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। अमीर के अपने सपने होते हैं। अमीर को लग रहा है भाई हम ऑडी खरीद लें, होंडा सिटी चल रहे हैं, उसको लगता है हम ऑडी खरीद लें, बजट नहीं है। गरीब को लग रहा है भाई साइकिल ही मिल जाए, बजट नहीं। ये बजट अगर पढ़ाई से बात करें तो पढ़ाई में भी आप कहीं ना कहीं बजट बनाते हैं। बजट का एक और वर्ड होता है एस्टीमेट। आप चीजों का एस्टीमेट करते हैं। आप देखते हैं आपके एग्जाम के लिए कितने दिन बचे हैं, कितना कोर्स है, कितने चैप्टर्स रोज करने हैं। आप अपना टाइम टेबल बनाते कि नहीं? कि सर हवा हवा में चल रहा है, बनाते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड टाइम टेबल बनाते हैं। मान लो आपने टाइम टेबल बनाया कि आज के दिन में आपको अकाउंट्स के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं। ऐसा टाइम टेबल आपने बनाया। वो बात अलग है आप 2 पेजेस भी ना कर पाए। बजट हमारे अकाउंट्स में क्यों जरूरी है, यहां क्यों पढ़ना है, ये सब्जेक्ट में क्यों है, ये चैप्टर क्यों है? देखिए, कोई भी एंटरप्राइज अगर होगी, मान लो मेरी कोई कंपनी है, मैं कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता हूं। मैं क्या बनाता हूं? मैं एक घड़ी बनाता हूं, ठीक है ना? मैं एक घड़ी बनाता हूं। अब जरा समझिए, अगर मैं अपने एम्प्लॉयज को कोई टारगेट नहीं दूंगा, कोई भी बजट, कोई भी एस्टिमेशन, कोई भी टारगेट नहीं दूंगा, तो एम्प्लॉय तो मौज में रहेगा। काम हुआ तो अच्छा, ना हुआ तो अच्छा। उसको तो एक बंधी बंधाई सैलरी मिलनी है भाई, उसको क्या फर्क पड़ता है? तो मेरे को उसको टारगेट देना पड़ेगा। मेरे को टारगेट देना पड़ेगा सेल डिपार्टमेंट को कि मेरे को इस महीने 1 करोड़ घड़ी की सेल चाहिए, 1 करोड़ घड़ियां बिकनी चाहिए, ये वाली टारगेट दूंगा। जब टारगेट दूंगा तब सेल डिपार्टमेंट मन लगा के काम करेगा कि नहीं भाई, हमें मार्केटिंग अच्छे से करनी है, हमें लोगों को बताना है कि ये घड़ी आप पहन लोगे तो मिस्टर इंडिया भी बन सकते हो। हमें लोगों को बताना पड़ेगा। टारगेट ही नहीं देंगे तो वो भी मौज में। सेल डिपार्टमेंट को टारगेट देंगे, काम खत्म हो जाएगा। नहीं, और भी डिपार्टमेंट होंगे मेरी एंटरप्राइज में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, उसको टारगेट देंगे। मान लो मैंने सेल वाले को टारगेट दिया, सेल वाला कह रहा है सर हम कर लेंगे। पीछे से ऑर्डर भी आ गए, घड़ियां चाहिए, बढ़िया घड़ियां हैं, मिस्टर इंडिया बन जाते हैं, घड़ियां चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा, वो आराम आराम से करता है, वो दिन भर में 4 घड़ियां बना पाता है। अब बताओ सेल डिपार्टमेंट वाला क्या कहेगा? वो कहेगा सर आपके कहने पे हम ऑर्डर लेकर के आते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला प्रोडक्शन नहीं कर पाता, हमको दे नहीं पाता टाइमली, हम कस्टमर्स तक जहां पे शॉपकीपर जिससे ऑर्डर लाते हैं उसको नहीं दे पाते, वो हमारे ऊपर चिल्लाता है, रेपुटेशन आपकी खराब हो रही है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को टारगेट देना पड़ेगा कि इतने चाहिए हमको, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके चाहिए। आप बीड़ी पीने का समय अपना कम करिए, काम पे ज्यादा ध्यान दीजिए। प्रोडक्शन को टारगेट देने से काम खत्म नहीं। परचेज डिपार्टमेंट को टारगेट देना होगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा, उतना टारगेट हमें देना होगा, उतना बजट देना होगा परचेज डिपार्टमेंट को कि इतना माल चाहिए, इस रेट पे चाहिए। रेट नहीं बताएंगे अगर उसको, तो परचेज डिपार्टमेंट अनाप शनाप महंगा माल खरीद लाएगा। हो सकता है बीच में अपना कमीशन मान लाए। परचेज डिपार्टमेंट जाता है मार्केट में रॉ मटेरियल खरीदने, हो सकता है वो रॉ मटेरियल मिलता हो 10 रुपए किलो। वो जानबूझ करके जिससे खरीदे उससे कहे कि बिल बनाना तुम 12 रुपए किलो के हिसाब से, हम तुमको चेक दिलवाएंगे 12 रुपए किलो के हिसाब से पेमेंट करवाएंगे, और 2 रुपए किलो तुम हमको कैश में दे देना, अपना कमीशन मान ले।
हम टारगेट देंगे उसको कि इतना कम सामान तुम्हें खरीदना है, इस रेट पे जो मार्केट का रेट है इस पे खरीदना, बल्कि इसमें कोशिश करनी कम पे खरीदना, तभी तो तुम्हारा फायदा है, तभी तो हमने तुम्हें रखा है। महंगे पे खरीदने के लिए तुमको थोड़ी ना सैलरी देते हैं। तो बजट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी भी इंडस्ट्री में, केवल मैन्युफैक्चरिंग में ही नहीं, हर इंडस्ट्री कहीं ना कहीं, चाहे वो ट्रेडिंग सेक्टर हो, चाहे वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अपना बजट बना करके चलती है। एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी है, सामान खरीदता है, बेचता है, वो भी कहीं ना कहीं अपना बजट बना करके चलता है कि मेरे को इतना आइटम डेली के डेली माल बेचना है, या इस महीने में इतनी सेल निकालनी है। ठीक, पढ़ाई का भी मैंने एग्जाम्पल दे दिया, आप भी बना करके चलते हैं। आपकी कोई ये योजना ऐसा तो है नहीं कि 10-20 साल आगे की योजना आपने बनाई हुई है, आपको जल्दी से बनना है, डिग्री चाहिए, फिर लाखों करोड़ों कमाने हैं, है ना। जीवन तो यही है, ऐसा तो है नहीं कि इस जन्म में बनना है और अगले जन्म में कमाना है। अगले जन्म में तो फिर से वही जीरो से शुरुआत होने वाली है। तो भाई हर एक चीज का बजट बड़ा जरूरी है। ये चैप्टर हमें यही सिखाएगा। लेकिन अगर हम चैप्टर के नाम पे ध्यान दें तो केवल बजट तो है नहीं। चैप्टर में बजट वर्ड भी लिखा है, बजटिंग भी लिखा है, और एक और लिखा है बजटरी कंट्रोल। देखो बजट का मतलब तो मैंने आपको बताया, एस्टिमेशंस बनाना। मे बी सेल बजट बना रहा हूं, प्रोडक्शन बजट बना रहा हूं, परचेज बजट बना रहा हूं, कैश बजट बना रहा हूं, जिस भी तरीके का बजट है वो हो गया हमारा बजट। ये बजटिंग क्या होती है? बजटिंग सुनिएगा, बजटिंग का मतलब है बजट को सही से बनाना, उसको इंप्लीमेंट करना। बजट को सही से बनाना, उसको इंप्लीमेंट करना, उसको ऑपरेशन में लाना, यह है बजटिंग। बजटिंग मींस उसको बनाना, इंप्लीमेंट करना और ऑपरेशन में लाना ताकि लोग उसको फॉलो करें। बजटरी कंट्रोल क्या होता है वो सुनिए। बजटरी कंट्रोल ये होता है, मान लीजिए मैंने बजट बनाया एक महीने का कि इस महीने मैं 10 लाख वॉचेस सोल्ड करूंगा, 10 लाख घड़ियां बिकनी चाहिए। तो एक महीने बाद मैं रिव्यू भी तो करूं अपनी पोजीशन को कि मैंने बजट बनाया था 10 लाख घड़ियों का, बिकी 8 लाख घड़ी, एक्चुअल में बिकी 8 लाख घड़ी, तो 2 लाख घड़ी कम क्यों बिकी? कौन जिम्मेदार है? कौन से डिपार्टमेंट की दिक्कत है, या कौन से बंदे के साथ दिक्कत हुई? रिव्यू भी तो करूं। किसी को डांट लगानी है तो डांट लगाऊं, जॉब से निकालना है तो जॉब से निकालूं, क्योंकि जब तक रिव्यू नहीं करूंगा तो काम कैसे चलेगा? ये जो रिव्यू मैंने किया एक्चुअल और बजटेड डेटा में, जो वेरिएंस निकाला, वेरिएंस मतलब जो डिफरेंस निकाला, ये कहलाता है बजटरी कंट्रोल। जैसे आप टाइम टेबल बनाते हैं, और जाहिर सी बात है वो टाइम टेबल आप जो पढ़ाई का बनाते हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि वो हमेशा फॉलो होता हुआ रहा होगा। वो बन जाता है, 2-4 दिन तो बड़े जोश में फॉलो होता है, और 5वें दिन मम्मी भी कहती है कहाँ बेटा तुम फॉलो करोगे, इसको हटाओ, पेपर बड़ी जगह घेर रहा है, तो वो डस्टबिन में पाया जाता है। तो अगर आप उसको टाइमली रिव्यू करते रहें, जो आपको करेक्टिव एक्शंस लेने हैं, आपको लग रहा है नहीं हमने टाइम टेबल ही ऐसा बना दिया जो हमारी पहुंच से बाहर है। अपनी कैपेसिटी आपको पता ही होगी, आपने टाइम टेबल बना ही दिया 28 घंटे पढ़ाई का, अब वो तो दुनिया में होते ही नहीं है, 24 घंटे होते। तो टाइम टेबल ऐसा बनाइए जो अचीव कर सके। हाँ, ऐसा भी ना बनाइए कि आपने कहा रोज 1 लाइन पढ़ा करेंगे, ठीक है, यानी अपनी कैपेसिटी को सही से यूज कर पाए। तो बजटरी कंट्रोल का मतलब है कि बजट और एक्चुअल की फिगर्स को कंपेयर करना और वेरिएंस को ढूंढना। अच्छा, कई बार फेवरेबल वेरिएंस भी हो सकता है। फेवरेबल मतलब मान लीजिए हमने एस्टिमेट किया था, हमने बजट दिया था कि हमें 1 लाख सेल चाहिए अप्रैल के मंथ में, अप्रैल के मंथ में हमें 1 लाख यूनिट्स बिकनी चाहिए, बिकी 1,25,000 यूनिट, 25,000 यूनिट ज्यादा बिक गई। हम इसको भी तो जब कंपेयर करें, ज्यादा बिकी, तो हम जो बंदा है जो रिस्पॉन्सिबल है उसको बुलाए, उसको इंसेंटिव दे, बोनस दे, मोटिवेट करे, ताकि अगली बार वो काम और मन लगा के कर पाए कि तुम बढ़िया काम कर रहे हो। तो इन सबके लिए बजटरी कंट्रोल की जरूरत है। तो बजट हुआ तो आप समझते हैं, बजटिंग का मतलब बजट को बनाना, इंप्लीमेंट करना, उसको ऑपरेशन में लाना। बजटरी कंट्रोल का मतलब हो गया कि जब बजट का काम पीरियड जितने टाइम के लिए आपने बनाया था वो पीरियड ओवर हो गया, तो आप उसको रिव्यू करिए, चेक करिए, वेरिएंस को ढूंढिए, और जो करेक्टिव मेजर्स या रेमेडियल एक्शंस जो आपको लेने हैं वो ले लीजिए। ठीक, एक बात और बता देना, बजट जब भी हम बनाते हैं तो जो आने वाला समय है, फ्यूचर, यानी फ्यूचर के लिए बनाते हैं कि पास्ट के लिए जो बीत गया? फ्यूचर के लिए, जो बीत गया वो तो एक्चुअल डेटा है।
फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, कि भविष्य में हमारी ऐसी उम्मीदें हैं, हमारी ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं, ये हमारी प्रिडिक्शंस हैं, हम ऐसे फोरकास्ट कर रहे हैं, हम ऐसे चलने वाले हैं, यही है बजट। आइए पढ़ के देखते हैं जरा। बहुत ही कह सकते हैं वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर में अगर मैं गिनूं तो ये चैप्टर होता है, ठीक है। तो बजट, बजट मीन्स अ फाइनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। अच्छा, बजट फाइनेंशियल रुपीज में भी बन सकता है, सेल्स का बजट मैंने कहा 1 करोड़ रुपए की सेल होनी है, रुपीज में बन सकता है। क्वांटिटिव बन सकता है, मैंने कहा सेल जो होनी है 10 लाख घड़ियां बिकनी चाहिए, 10 लाख यूनिट, क्वांटिटी में बन सकता है, दोनों में भी बन सकता है। तो हमसे तो जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा बना लेंगे। बजट मीन्स अ फाइनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव, बनाने के बाद जो सीनियर है उससे अप्रूव करा लीजिए। क्यों अप्रूव करा लीजिए? अप्रूव इसलिए करा लीजिए क्योंकि अगर बजट आपने खुद ही बनाया, आप सेल डिपार्टमेंट के हैं, आपने खुद ही बजट बनाया, तो ऐसा ना बना लो कि हम पूरे महीने में 2 घड़ियां बेचेंगे, कि हमने सर बजट बनाया था अचीव कर लिए। ऐसा बजट बना के अप्रूव भी करा लो कि सामने जो सीनियर अथॉरिटी है वो अप्रूव कर दे कि सही बनाए कि नहीं। तो बजट बनाना, उसको अप्रूव करना कब सर? बाद में जब समय निकल जाए? नहीं बेटा, पहले, प्रायर टू डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। क्यों बना रहे हैं सर? फॉर अटेनिंग अ गिवन ऑब्जेक्टिव। जैसे आप टाइम टेबल बनाते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव है जल्द से जल्द आप सीएस बन जाएं, ये आपका ऑब्जेक्टिव है मान लीजिए। तो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आप बजट बना रहे हैं, ठीक। क्या क्या एसेंशियल फीचर्स होते हैं एक बजट के? बजट में क्या क्या फीचर्स हैं ये देखें। इट इज स्टेटमेंट, ये एक तरीके की स्टेटमेंट है जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं या तो पैसों में, मनी में, या यूनिट्स में, या दोनों में भी कर सकते हैं, जो प्रिपेयर करी जाती हैं काहे के लिए? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने जो पॉलिसी अपने आप बना रखी है, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम बजट को बनाते हैं। इट इज लेट डाउन प्रायर टू द बजट पीरियड। जिस भी समय के लिए हम बजट बना रहे हैं, हम आने वाले महीने के लिए बजट बना रहे हैं, तो उससे पहले उसको बना के तैयार कर लेंगे बजट को। और इट इज प्रिपेयर्ड फॉर डेफिनेट फ्यूचर पीरियड। बजट जब भी बनता है तो एक डेफिनेट टाइम के लिए बनता है, अनिश्चित काल के लिए नहीं बनता। ऐसा नहीं कि हमने बजट बना दिया 100 साल तक यही रहेगा, ठीक है। आप जो बजट बनाएंगे, मान लीजिए आप अपनी पढ़ाई का बनाएंगे, तो 1 महीना, 1 2 महीना, 3 महीना ऐसा ही तो बनाएंगे। सेम है फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीना, साल भर, 2 साल ऐसे बनेगा। ऐसा तो नहीं 100 साल का बजट एक ही बार बन गया। कंडीशन चेंज होती रहती है मार्केट में, उसके हिसाब से सारी चीजें चेंज होती है। बजटिंग क्या होता है? चलिए, बजटिंग, बजटिंग इज द कंप्लीट प्रोसेस है काहे का? डिजाइनिंग, बजट को सही से डिजाइन करना, इंप्लीमेंटिंग, उसको इंप्लीमेंट करना, और ऑपरेटिंग, उसको ऑपरेशन में लाना। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटिंग क्या है? टू प्रोवाइड कोऑर्डिनेट टीम एफर्ट टुवर्ड्स क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। देखिए, मैंने आपको इनिशियली बताया कि कोऑर्डिनेशन बड़ा जरूरी है। हमने सेल डिपार्टमेंट को टारगेट दे दिया, लेकिन सेल का और प्रोडक्शन का कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तो भी मामला खराब हो जाएगा। बहुत सी जगह पे मैं देखता हूं सेल्स वाले इसीलिए परेशान रहते हैं, वो कहते हैं सर हम ऑर्डर तो ले आ रहे, प्रोडक्शन वाले इतने ढीले हैं, टाइमली ऑर्डर नहीं पूरा कर पाते। अब देखिए, आज के जमाने में है क्या? आज के जमाने में कमिटमेंट बड़ी जरूरी है। आप भी कोई भी, आप मान लीजिए आपकी शादी है, ठीक है ना, आपने ड्रेस को स्टिच कराना है, आप टेलर के यहाँ गए, उसने कहा सर आने वाली 20 तारीख को हम आपको दे देंगे। आपने कहा ठीक है। आपने सोचा हाँ 25 तारीख की शादी है, 20 को ड्रेस मिल जाएगी, क्या दिक्कत है। 20 तारीख को आप गए, उसने कहा सर अभी 1 हफ्ता और लगेगा। परेशान होगा ना कस्टमर। तो कमिटमेंट बड़ी जरूरी है, जिससे आप लेकर के उसको आप टाइमली ऑर्डर उसका पूरा करिए। तो टाइमली ऑर्डर तभी पूरा करेंगे जब प्रोडक्शन वाला साथ देगा, प्रोडक्शन वाला प्रोड्यूस तब कर पाएगा जब परचेज वाला साथ देगा। तो कह रहे कोऑर्डिनेशन चाहिए, टू प्रोवाइड कोऑर्डिनेट टीम एफर्ट टुवर्ड्स, जो हमारे क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स है, टू डेवलप ओवरऑल, उनको एक डायरेक्शन मिल सके, एक दिशा मिल सके कि इस दिशा में हमें काम करना है, एंड फ्यूचर पॉलिसीज हमारी जो है उस हिसाब से काम। टू प्रोवाइड रिसोर्स इंफॉर्मेशन, उनको रिसोर्स इंफॉर्मेशन दे पाए ताकि वो इंप्रूव डिसीजन मेकिंग कर पाए, सही डिसीजंस ले पाए। टू सेट अप बेंचमार्क, उनके लिए एक बेंचमार्क सेट कर दी कि भैया इतना काम आपको करना है, इतनी यूनिट सोल्ड करनी है, ताकि वो उसी तरीके से मेहनत से काम करने वाले हैं। टू इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो बजटिंग का मतलब सभी लोग समझ गए हैं? एनी डाउट्स? नहीं? चलिए, बजटरी कंट्रोल क्या होता है? सिर्फ बजट को बना देना, इंप्लीमेंट कर देना, उसी से काम नहीं चलेगा। आपको टाइमली उसको चेक भी करना पड़ेगा कि क्या सोचा था और क्या हुआ। पढ़िए,
budgetary control is the establishment of budget relating to the responsibilities of executives of a policy and the continuous, underline करिएगा, and the continuous comparison of actual with budgeted results. क्या बोल गए, फिर से एक बार पढ़िए. बजटरी कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट्स है बजट की, किससे रिलेटेड, रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ ए पॉलिसी, जो उस पॉलिसी का रिस्पॉन्सिबल बंदा है. सेल का बजट है तो सेल का जो हेड है उससे रिलेटेड, एंड कंटिन्यूअस कंपैरिजन करना किसका, एक्चुअल का, किसके साथ, बजटेड फिगर्स के साथ, कि क्या वेरिएंस आया, क्या डिफरेंस आया. तो बजटरी कंट्रोल सिस्टम सिक्योर्स कंट्रोल ओवर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस पे कंट्रोल के लिए, एंड कॉस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बिजनेस. कैसे, 3 स्टेप होती हैं बजटरी कंट्रोल में. पहली स्टेप में हम बजट को एस्टेब्लिश करते हैं, बजट बनाते हैं, सभी को बजट पकड़ा देते हैं, ये बजट है, ये टारगेट है. दूसरी स्टेप में हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल रिजल्ट को बजटेड के साथ. जब वो टाइम फ्रेम हो जाता है तो हम कंपेयर करते हैं कि एक्चुअल हमने ये कहा था, मतलब बजट हमने ये किया था और एक्चुअल में ये हुआ. फिर तीसरी स्टेप में उससे रिलेटेड जो करेक्टिव एक्शंस लेने हैं, मान लो अगर हमने सोचा था सेल होगी 1 लाख यूनिट्स की, हुई 20,000 यूनिट्स की, तो जो आपको लग रहा है कि कम जिसकी वजह से हुई, या क्या कमी रह गई, या क्वालिटी नहीं अच्छी थी प्रोडक्ट में, एडवर्टीजमेंट में कमी रह गई, या आपका प्रोडक्शन वाले ने सामान टाइम पे नहीं दिया इसलिए माल नहीं बिक पाया, जो भी था उसका करेक्टिव यानी रेमेडियल मेजर्स ले लीजिए. तो ये 3 स्टेप हैं, पहले में बजट बनाना, दूसरे में उसको कंपेयर करना, और तीसरे में करेक्टिव एक्शंस अगर कोई लेने की जरूरत है तो वो ले लिया जाए. सेम तरीके से आप लोग घर पे जब पढ़ाई करते हैं तो भी ऐसे ही किया करिए. तरीका यही होता है, आप टाइम टेबल जरूर बना के रखा करिए, टाइम टेबल बनाइए, पूरी कोशिश करिए उसको फॉलो करने की. फिर वीक में एक बार बैठ के रिव्यू किया करिए, अपने आप का सेल्फ असेसमेंट किया करिए. जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया, जिंदगी सुधर जाएगी. ठीक है ना. सेल्फ असेसमेंट करने के बाद आपको जहां कमियां लगी कि हम ये क्यों नहीं कर पाए, तो सोचो बैठ के कि हमने इस पूरे हफ्ते में क्या क्या वेस्टेज करी, कहां कहां हमने समय को बर्बाद किया. और ये केवल ऐसा नहीं कि आपको डिग्री मिलने तक, जीवन में बाद में भी जो इंसान बजट के हिसाब से, समय के हिसाब से चलता है, समय उसको बना देता है. ठीक है. तो समय को बर्बाद नहीं करना है. समय बर्बाद करने का मतलब खुद बर्बाद हो जाना. खैर, बजट कितनी तरीके के होते हैं भैया, क्लासिफिकेशंस ऑफ बजट की बात कर लें तो ब्रॉडली 4 तरीके के क्लासिफिकेशन है यहाँ पे. एक है बेस्ड ऑन कैपेसिटी के बेसिस पे, एक है कवरेज के बेसिस पे, एक है पीरियड के बेसिस पे, एक है कंडीशन के बेसिस पे. एक करके मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं. बेस्ड ऑन कैपेसिटी, कैपेसिटी के बेसिस पे 2 दिए हुए हैं, एक फिक्स बजट, एक फ्लेक्सिबल बजट. जरा समझिए दोनों क्या होते हैं, क्या अंतर होता है. मान लीजिए मैं अपने यहाँ घड़ी बना करके बेचता हूं, तो मैंने क्या किया, फिक्स बजट समझा रहा हूं. मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं 1 लाख घड़ी बना करके बेचूंगा, 1 लाख यूनिट्स. तो मैंने पूरा सब कुछ 1 लाख घड़ी के हिसाब से कर लिया कि 1 लाख सेल होगी तो इतने कैश की जरूरत होगी, इतनी प्रोडक्शन की जरूरत होगी, इतनी यूनिट्स परचेज करेंगे. यह है फिक्स्ड बजट. और कुछ मैंने प्लानिंग अपने दिमाग में नहीं करी. फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, फ्लेक्सिबल बजट में हम केवल एक पे नहीं टिकते. हम ये करते हैं कि अगर हमने 1 लाख यूनिट्स का सोचेंगे तो हमारा कितनी परचेज करनी पड़ेंगे, रॉ मटेरियल की कितनी वेजेस लगेंगे, कितना प्रोडक्शन होगा. अगर हम 1 लाख नहीं बना पाए, 80,000 बना पाए तो क्या होगा, हमने ज्यादा बना दी 1,20,000 तो क्या होगा. यानी 3-4 अलग अलग सिनेरियोस पे हम बजट बना लेते हैं. दैट इज अ फ्लेक्सिबल बजट. क्यों, क्योंकि भाई बिजनेस जो है वो सर्टेन थोड़ी ना, बिजनेस तो अनसर्टेन है. आपने फिक्स बजट सोचा था, बना लिया था फिक्स बजट, दुनिया में कोविड की सिचुएशन आ गई, लॉकडाउन हो गया, उतने माल नहीं बिक पाया, तो आपके पास अलग अलग प्लान होने चाहिए, प्लान ए प्लान बी आपके पास होने चाहिए. तो फिक्स बजट एक फिक्स्ड पे हम बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बजट हम 3-4 अलग अलग कैपेसिटी पे, कि अगर हमने अपनी कैपेसिटी का 80% पे ऑपरेट किया, जितनी प्रोडक्ट बन सकते थे हमारी कैपेसिटी जो थी उसके 80% पे ऑपरेट किया तो ये होगा, 90% पे ऑपरेट किया तो ये होगा. अभी मैं आपको बजट बनवाऊंगा तब सब समझाऊंगा. ठीक है. बेस्ड ऑन कवरेज, कवरेज के बेसिस पे दो हैं, एक फंक्शनल बजट, एक मास्टर बजट. देखिए, जब हम अलग अलग बजट बनाते हैं, हमने सेल का बजट बनाया, हमने प्रोडक्शन बजट बनाया, परचेज बजट बनाया, हमने अलग अलग कैश बजट बनाया, ये सब है फंक्शनल बजट, अलग अलग फंक्शंस के बजट. जब इनको मर्ज करके एक बजट बनाया जाए, सेल प्रोडक्शन परचेज सबको मर्ज कर दिया जाए,
एक बजट बनाया जाए, कंसोलिडेट करके एक बनाया जाए, तो उसको कहलाता है मास्टर बजट। क्या कहलाता है? मास्टर बजट। ठीक है, बेस्ड ऑन पीरियड तो समझ में आ ही रहा है, लॉन्ग टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म पीरियड। लॉन्ग टर्म पीरियड का मतलब है हमने बजट बनाया 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल भर का। शॉर्ट टर्म मतलब 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 हफ्ता, तो वो डिपेंड करता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, और बेस्ड ऑन कंडीशन, बेसिक बजट, करंट बजट। बेसिक बजट मतलब जरा समझिए, बेसिक बजट का मतलब होता है कि हमने अपना क्या किया, पीछे जो हमारा अभी तक होता है उसके हिसाब से हमने आगे को फोरकास्ट कर लिया। ज्यादातर लोग यही करते हैं, पास्ट को देख करके आगे चलते। जैसे आपने सोचा कि आपकी जो अपनी पढ़ने की कैपेसिटी है, आप दिन भर में 8 घंटे पढ़ सकते हो, पास्ट को देख करके आपने फ्यूचर का 8 घंटे का टाइम टेबल बना लिया। दिस इज आपका बेसिक बजट। ठीक है ना। करंट बजट क्या होता है? आपने 8 घंटे के हिसाब से पढ़ाई का टाइम टेबल बना लिया। इसी इसी मीन वाइल में आपकी आपके कजिन्स आपके घर पे आ गए रुकने के लिए, और वो आपसे कह रहे हैं चलो डोमिनोज चलते हैं, पिज्जा खाते हैं, चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, चलो यहाँ चलते हैं, चलो वहां चलते हैं। अब पढ़ने का आपको समय नहीं मिल रहा। करंट बजट ये है कि आप उस सिनेरियो में आप बनाइए कि हम कब पढ़ेंगे, जब वो सो जाएंगे तब हम पढ़ लेंगे, या 8 नहीं तो अभी 6 घंटे दे दे रहे, बाद में उसको 10 घंटे से कवर कर लेंगे। दैट इज करंट बजट। या आपने बेसिक बजट बनाया और खुदा ना खास्ता थोड़े टाइम के लिए आप बीमार पड़ गए, है ना, तो सभी कुछ आता है दुनिया के अंदर, तो वो है करंट बजट, करंट सिनेरियो को देखते हुए। तो कौन से पढ़ लिए अपने ने? 4 है, कैपेसिटी, कवरेज, पीरियड, कंडीशन। कैपेसिटी में कौन कौन से हैं? एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, फिक्स्ड बजट, फ्लेक्सिबल बजट। कवरेज में कौन कौन से हैं? फंक्शनल बजट, मास्टर बजट। बेस्ड ऑन पीरियड, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, और बेस्ड ऑन कंडीशन, बेसिक बजट और करंट बजट। अब चलिए हम लोग बेस्ड ऑन कवरेज फंक्शनल बजट पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से। जैसे ये फंक्शनल बजट होगा ना, तो इसी में सभी कुछ कवर हो जाएगा। फंक्शनल बजट होगा तो इसी में अपना क्या कहते हैं, फिक्स बजट भी कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इतने सारे बजट्स पढ़ने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म ज्यादा टाइम के लिए बना लिया, लॉन्ग टर्म कम टाइम के लिए बना लिया, शॉर्ट टर्म एक ही पैरामीटर पे बनाया तो फिक्स, अगर हमने काफी सारे पैरामीटर्स पे बना लिया तो फ्लेक्सिबल। तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत कुछ पढ़ना है, सबसे इजी चैप्टर में से एक है। शुरुआत करते हैं फंक्शनल बजट। पढ़िएगा, देयर आर वेरियस एक्टिविटीज एंड फंक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये इन कर लो इसको। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज और फंक्शंस होते हैं। जाहिर सी बात है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको वॉच बनानी है तो एक एक्टिविटी थोड़ी ना होगी, बहुत सारी एक्टिविटी होगी। दीज एक्टिविटीज आर इंटर रिलेटेड होती है। जैसे आपको एग्जांपल दूं, मान लो मेरा काम है, मेरी फैक्ट्री है, मैं रेडीमेड गारमेंट्स बनाता हूँ, शर्ट बनाता हूँ। ठीक है ना, व्हाइट कलर की शर्ट बनाता हूँ। अब शर्ट बनाने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ? कपड़ा खरीदता हूँ, थान खरीदता हूँ, फिर एक डिपार्टमेंट मैंने रखा होगा जो उसको रिक्वेजेड साइज में काटता होगा कटिंग के लिए। फिर जब कट हो जाता होगा वो साइज में 40, 42, 44 जो भी नंबर मेरे को चाहिए होता होगा, उतना जब साइज में कट हो जाता होगा तो स्टिचिंग डिपार्टमेंट में जाता होगा। जब स्टिच हो जाता होगा तो फिर बटन का काम, जिसको काज का काम कहते हैं, काज के काम में होने जाता होगा। फिर उसके बाद आयरन होता होगा, फिर पैकिंग होती होगी। ये सब इंटर रिलेटेड है, जरा समझिए। अगर कपड़े जो काट रहा है उसको साइज में वो टाइमली नहीं दे पाएगा तो स्टिचिंग वाला बैठा रह जाएगा। स्टिचिंग वाला सही टाइम पे स्टिच नहीं करके दे पाएगा तो जो काज लगाने वाला है, जो बटन वगैरह लगाने वाला है, ये सारे वो बैठा रह जाएगा। तो इंटर रिलेटेड है, ऐसे भी समझ सकते हैं, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि परचेज वाला परचेज करेगा तब प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करेगा, तब सेल वाला सेल कर पाएगा। तो अल्टीमेटली इंटर रिलेटेड तो है। द फोरकास्ट फॉर इंडिविजुअल एक्टिविटी, हर एक इंडिविजुअल एक्टिविटीज को फोरकास्ट करिए। द फोरकास्ट फॉर इंडिविजुअल एक्टिविटीज आर प्रिपेयर्ड, उसको बनाइए एंड कोऑर्डिनेट करिए विद दोज ऑफ अनदर एक्टिविटीज। दूसरे लोगों के साथ भी कोऑर्डिनेट करिए। अगर आपने सेल का बजट बनाया तो सिर्फ सेल वाले के साथ ही नहीं, जो दूसरे भी उससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन वाले के साथ भी आप कोऑर्डिनेट करिए एंड कंसोलिडेट करिए, उसको एक साथ भी मिलाइए, ताकि टोटल इफेक्ट आपको सारी एक्टिविटीज का एज ए होल मिल पाए। अप्रूव टारगेट्स, टारगेट जो आपने बनाए और अप्रूव करा लिए इंडिविजुअल फंक्शंस के लिए, ये कहलाते हैं फंक्शनल बजट। अच्छा सर, किस तरीके के फंक्शनल बजट हो सकते हैं? सम ऑफ दी प्रिंसिपल फंक्शनल बजट्स आर, जैसे कि सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। प्रोडक्शन बजट जैसे यूनिट्स में हो गया, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट जैसे रुपीज में हो गया, कॉस्टिंग में हो गया।
ओवरहेड का बजट, क्या क्या ओवरहेड के खर्चे आएंगे, फाइनेंशियल बजट, कैश बजट, पैसों से रिलेटेड, तो कह रहे हैं ये सब फंक्शनल बजट। मैंने आपको बताया जब फंक्शनल बजट को हम कंसोलिडेट करके एक कर दें तो वो बजट कहलाता है मास्टर बजट। लास्ट लाइन यही लिख रखी है, द कंसोलिडेशन ऑफ ऑल फंक्शनल बजट इज नोन एज मास्टर बजट। यहां तक बात समझ में आई? अब मैं आपको लेके चलने वाला हूं बजट बनाते कैसे हैं, बजट की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। बहुत ही इजी तरीका होता है। एक क्वेश्चन देखते हैं, पहले मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़िए। फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा, अब एक डेटा दिया है, ओके, प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट। ओके, कह रहे हैं आप प्रोडक्शन बजट बनाना है। हमने कहा ठीक है हम बनाएंगे। फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 30th जून और एबीसी कंपनी लिमिटेड, 6 महीने का बजट है। ठीक है, डेटा क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट 3 है एबीसी, यानी मैं अपने यहाँ पेन भी बनाता हूं, प्रोडक्ट ए हो गया, पेंसिल बनाता हूं, प्रोडक्ट बी हो गया, और इरेजर बनाता हूं, प्रोडक्ट सी हो गया। 3 तरीके के प्रोडक्ट बनाता हूं। स्टॉक फॉर दी बजटरी पीरियड, ये जितना भी आइटम दिए हैं, स्टॉक वगैरह जो भी दिया है, ये सब एस्टिमेटेड फिगर्स होंगी कि एक्चुअल फिगर्स होंगे? एस्टिमेटेड, क्योंकि बजट हमेशा फ्यूचर के लिए बनता है, तो एस्टिमेटेड फिगर्स है। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से, अभी परेशान बिल्कुल ना हो, सिर्फ देखिए। स्टॉक जो बजटरी पीरियड का दिया है, 2 दिए हैं, एज ऑन 1 जनवरी, एज ऑन 30th जून। ये क्या है? अच्छा, एक होगा ओपनिंग स्टॉक और दूसरा होगा क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा ओपनिंग होगा, कौन सा क्लोजिंग? 1 जनवरी का ओपनिंग स्टॉक है एंड 30th जून का हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। प्रोडक्ट ए का भी दिया है, बी का भी है, सी का भी है, 3 अलग अलग प्रोडक्ट। फिर उसके बाद लिखा है नॉर्मल लॉस इन प्रोडक्शन, 4%, 2%, 6%। ये क्या है नॉर्मल लॉस इन प्रोडक्शन? आमतौर पे जब भी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज की हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमने जितनी यूनिट्स का रॉ मटेरियल डाला उतना ही बन के तैयार हो जाए, थोड़ा बहुत स्क्रैप के तौर पे वेस्टेज भी होती है। तो जैसे 4% नॉर्मल लॉस का मतलब ये हुआ, अभी सिर्फ मेरे को सुनते रहो, अभी मैंने क्वेश्चन शुरू नहीं किया, जब मैं करूंगा आपसे कहूंगा लिखो, ठीक है तब लिख रहा हूं। नॉर्मल लॉस जैसे 4% है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए के लिए रॉ मटेरियल वगैरह डाला, 100 यूनिट बनाने के लिए डाला, तो आमतौर पे 4%, 100 का 4%, 100 रुपीज का मतलब 100 यूनिट्स का 4%, 4 यूनिट, 4 यूनिट लॉस हो जाएगी, नॉर्मल लॉस खराब हो जाएगी। तो अच्छी कितनी बन के तैयार हुई? 96। ऐसे ही जैसे बी वाले प्रोडक्ट के लिए नॉर्मल लॉस 2% है, तो मान लीजिए मैंने 100 यूनिट डाला, मैं जानबूझ के 100 इसलिए लेता हूं कि 100 का निकालना परसेंट आसान हो जाता है। तो अगर 100 यूनिट डाला तो 2% खराब हो जाएगी, यानी बनेगी 98। अगर सी की बात करें 6% का लॉस दिख रहा है, तो 100 डाला, 6 खराब हो जाएगी तो बनेगी 94। अच्छा, राइट हैंड साइड में कह रहे हैं रिक्वायरमेंट टू फुलफिल सेल्स प्रोग्राम। मेरी जो सेल्स है, हमने सोचा है प्रोडक्ट ए इन 6 महीनों में 60,000 यूनिट्स बेच देंगे। बेचेंगे तभी तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। बेच देंगे, सेल दी हुई है, बी की सेल दी है 50,000, सी की सेल दी है 80,000। ठीक, प्रोडक्शन बजट बनाना है, बाद में बनाएंगे, पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। दो ना, देखो मेरे सवाल हैं कुछ, आपसे जवाब चाहिए मेरे को। मान लीजिए मैं ये घड़ी की बात करता हूं, ठीक है, आप सिर्फ देखते रहना और अपना दिमाग लगाना। मैंने कोई फॉर्मूला आपको नहीं सिखाया, मैं चाह रहा हूं आपका दिमाग चले। मान लो मैंने सोचा, ये सब बजटेड फिगर है, मैंने सोचा कि मैं इस महीने 100 यूनिट्स ऑफ वॉचेस बेचूंगा, 100 घड़ियां बेचूंगा, 100 वॉचेस बेचूंगा, ये सब यूनिट्स में, ठीक है। 100 वॉचेस बेचनी है मेरे को इस महीने। मैंने जब अपना ओपनिंग स्टॉक देखा कि कितनी घड़ी पहले से बनी हुई तैयार रखी हैं, तो पता चला कुछ भी तैयार नहीं रखी, ऑलरेडी कोई भी घड़ी बनी हुई स्टॉक में नहीं रखी। मैंने सोचा कि आखिरी में मेरे को कुछ स्टॉक में बचाना है क्या, तो मैंने कहा नहीं, मेरे को कुछ बचाना भी नहीं है। अब मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूं, मैं 100 घड़ी बेचना चाहता हूं, तो मैं इस महीने कितनी घड़ी बनाऊं, प्रोडक्शन कितना करूं? मैं बड़ा कंफ्यूज, बड़ा सिंपल सा है, कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। आपने बिल्कुल सही बताया कि सर 100 यूनिट्स बना लो, 100 घड़ियां बना लो, 100 बिक जाएंगी ना ओपनिंग ना क्लोजिंग, राइट। अगला एग्जांपल,
मैंने सोचा कि मैं सेल करूंगा 100 घड़ी, इस महीने 100 घड़ी बेचूंगा, और मेरे पास ओपनिंग स्टॉक जो है, जो घड़ी बन के तैयार है, वो 10 घड़ी बन के ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक रखी, 10 घड़ी रखी दिख रही रखी हुई। क्लोजिंग स्टॉक मेरे को, मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए, आखिरी में कुछ भी नहीं बचाना है। अब मैं सोच रहा हूं मैं इस महीने कितना प्रोडक्शन करूं, बड़ा कंफ्यूज हूं, मैं कितनी यूनिट्स बनाऊं ताकि 100 यूनिट बेच पाऊं। 10 पहले से रखी, कितनी बनाऊं? 90 बना लो, जाहिर सी बात है। क्यों? 100 आपको बेचनी है, 10 ओपनिंग स्टॉक पहले से आपके पास बनी हुई रखी हुई है। 100 में अगर 10 बनी हुई रखी हैं तो 90 और बना लीजिए, 90 प्रोडक्शन कर लेंगे, 10 रखी हुई थी, 90 और 10 100 हो जाएगा, 100 बिक जाएंगी, क्लोजिंग कुछ चाहिए नहीं। सहमत है? कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाया। आप बिल्कुल सही कह रहे, 90 यूनिट्स बनाने। एक और एग्जांपल, मैंने कहा कि मैं सेल करूंगा 100 यूनिट्स, और ऑलरेडी मेरे पास रखी हैं, कितनी मान लें, चलो 10 ही मान लेते हैं, 10 यूनिट्स मेरे पास ओपनिंग स्टॉक रखा है, और मैं चाहता हूं कि इस महीने के आखिरी में 5 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक भी बच जाए, 5 घड़ियां बच भी जाए। तो मैं सोच रहा हूं मैं कितना प्रोडक्शन करूं, मैं कितनी बनाऊं, ये मेरा डाउट है, मैं कितनी बनाऊं। 100 मेरे को बेचनी है इस महीने। जब महीना शुरू हुआ तो मैंने देखा 10 घड़ियां बनी हुई रखी, और मैंने सोचा 100 मैं बेचूंगा, लेकिन आखिरी में 5 मेरे को बची हुई बाद में और चाहिए, तो मैं कितनी बना लूं? 95? पक्का? ज्यादातर बच्चे 95 बोल रहे हैं, और कोई आंसर किसी का नहीं? देखिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर इसको ऐसे देखें थोड़ा समझ करके, तो मैं ये कह सकता हूं 100 बेचनी है, सुनते जाना, और 5 आखिरी में और चाहिए, 5 का स्टॉक भी बचा रहना चाहिए। 100 बेचनी इस पूरे महीने और 5 आखिरी में बचा रहना चाहिए, यानी टोटल मेरी रिक्वायरमेंट है 105 घड़ी की, 105 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से 10 पहले से बन के तैयार हैं, 10 का ओपनिंग स्टॉक रखा है। टोटल पूरे महीने में 105 घड़ी की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से 10 पहले से रखा है, तो 105 माइनस 10 कितना? 95। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसमें आपसे पूछना चाहूं ये 95 में आपने कैसे निकाला, तो आपने क्या किया 95 निकालने के लिए? आपने 100 की सेल में 5 क्लोजिंग स्टॉक प्लस किया कि 100 बिकना है, 5 बचा हुआ रहना चाहिए, तो 105 की जरूरत है, माइनस कर दिया 10, तो 95 आ गया। ये 95 क्या आया? प्रोडक्शन आ गया। मतलब प्रोडक्शन निकालने के लिए आपने 100 जो सेल थी वो लिया, उसमें प्लस किया क्लोजिंग स्टॉक और माइनस किया ओपनिंग स्टॉक। कुल मिलाकर के मजाक मजाक में आपने फॉर्मूला सीख लिया कि जब भी प्रोडक्शन निकालने की बात आए, तो प्रोडक्शन निकालने के लिए क्या करना है? सेल लेनी है, उसमें प्लेस करना है, बताओ क्या? क्लोजिंग स्टॉक। किस चीज का बेटा? रॉ मटेरियल का कि फिनिश गुड्स का? घड़ी की बात हो रही है, कितनी घड़ी होंगी, कितनी पहले से घड़ी बन के रखी है, घड़ी फिनिश्ड है कि रॉ मटेरियल है? फिनिश गुड। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करना है और माइनस करना है बेटा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब आप कॉपी निकालिए और ये नोट करिए फॉर्मूला। तो मैंने पहले कोशिश करी कि आपको समझा दूं, तो अब आपको इसका लॉजिक समझ में आ गया है कि क्यों किया है। अब नोट करिए, फिर क्वेश्चन को करेंगे जरा। एफ जी लिखा है फिनिश गुड्स, आप पूरा लिख लीजिएगा फिनिश गुड्स, ठीक है ना? अच्छा, ये सारे एस्टिमेटेड डेटा होंगे, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये एक्चुअल फिगर्स होंगे?
सब कुछ एस्टिमेटेड डेटा है, तभी बजट बन रहा है प्रोडक्शन का, कितना हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ओके, नोट कर लिया सभी ने? चलिए अब मैं वापस आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था एक बार दोबारा से। प्रोडक्शन बजट अपने को बनाना है, ओके, और प्रोडक्शन बजट बनाना है 3 प्रोडक्ट का, ए बी सी का। आप क्या करने वाले हैं, जो मैं बोलता जाऊं उतना काम आप करिए। कॉपी में हेडिंग डालिए, साथ साथ में करेंगे। अब आप सॉल्यूशन को ना देखिएगा, ठीक है? जो मैं बोलूं वैसा करना है। कॉपी में हेडिंग डालिए प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट जो क्वेश्चन में लिखा था वैसा ही, क्वेश्चन में लिखा है प्रोडक्शन बजट चाहिए, तो आप भी लिखिए कॉपी में प्रोडक्शन बजट फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 30th जून। प्रोडक्शन बजट फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 30th जून। और प्रॉब्लम नंबर 1 कर रहे हैं, ये भी लिख लेना ताकि बाद में आपको पता चल जाए किसका सॉल्यूशन है ये। प्रोडक्शन बजट फॉर 6 मंथ एंडिंग 30th जून, ठीक है? 4 कॉलम बना लीजिए बेटा। एक पर्टिकुलर्स का, पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, दूसरा प्रोडक्ट ए, फिर प्रोडक्ट बी, फिर प्रोडक्ट सी। तो 4 कॉलम हो जाएंगे ऐसे। पहले में पर्टिकुलर्स लिख लो, फिर प्रोडक्ट ए बगल वाले में, उसके बगल वाले में प्रोडक्ट बी, उसके बगल वाले में प्रोडक्ट सी। लिख लिया? अच्छा, अब जरा देखना मेरी तरफ। प्रोडक्शन निकालना है, फॉर्मूला अभी अभी क्या सीखा? सेल्स में ऐड करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। किस चीज का? फिनिश गुड्स का। ऐड करने के बाद जो टोटल फिगर आती है उसमें से माइनस करते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का। तो चलिए साथ साथ में करते चलते हैं। पर्टिकुलर्स में लिखिए सेल्स, पर्टिकुलर्स में लिखिए सेल्स। तीनों की आपको दी हुई है, क्वेश्चन में ढूंढ करके लिख दो। ए के नीचे ए की कितनी दी हुई है बेटा? 60,000, बी की 50,000, सी की 80,000। 60,000, 50,000, 80,000। डन। अब इसमें क्या ऐड करें बेटा? तो लिखो, पर्टिकुलर्स में लिखो ऐड, सेल के नीचे लिखना ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिए हुए हैं, बिल्कुल दिए हैं। कितना कितना दिया हुआ है आपको? ए का दिया हुआ है 10,000 यूनिट्स, बी का 8,000 और सी का 14,000 यूनिट्स। लिख दो। लिखने के बाद ऐड भी करके एक लाइन खींच के जो आए ऐड करके लिख दो। $60,000 प्लस 10,000 $70,000 आ जाएगा। बगल वाले में 50,000 प्लस 8,000 58,000, फिर 80,000 प्लस 14,000 94,000। ठीक, ये क्या आ गई? ये टोटल रिक्वायरमेंट आ गई। लिखना टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ स्टॉक, या टोटल रिक्वायर्ड स्टॉक भी लिख सकते हो, एक ही बात है। टोटल रिक्वायर्ड स्टॉक या टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ स्टॉक। ठीक, अब इसमें क्या बेटा माइनस कर दें? तो लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। दिए हुए हैं आपको 8,000 9,000 12,000 के। 8,000 9,000 12,000 माइनस कर दीजिए। माइनस कर दिए। 70,000 में 8,000 माइनस किया, 62,000, 58,000, 9,000, 49,000, 94,000 में 12,000, 82,000। यहां तक सब पहुंच जाइएगा तो बताइएगा, फिर आगे चलेंगे इसी क्वेश्चन में। इतना सभी ने कर दिया? अब जरा सुनना ध्यान से। अगर इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस वगैरह नहीं दिया होता, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं, आप मत काटिएगा, मैं फिर हटा भी दूंगा, क्योंकि मान लो ये कॉलम ना दिया होता, बाकी पूरा क्वेश्चन होता, तो जो अभी आपने आंसर निकाला है 62,000 49,000 82,000, ये आपका आंसर हो जाता है। इसके आगे कुछ नहीं करना आपको, खत्म। लेकिन इस क्वेश्चन में अपने को लॉस भी दिया है जिसका ट्रीटमेंट अपने को करना पड़ेगा। लॉस का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं वो सुनना ध्यान से। सबसे पहले ए की बात करते हैं।
ए वाले प्रोडक्ट में कितने परसेंट लॉस है? 4%। अब सभी बच्चे इस तरफ देखेंगे, अभी नोट करने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ देखिए। देखिए 4% लॉस का क्या मतलब हुआ, सुनो। 4% लॉस का मतलब यह हुआ कि अगर हम ए वाले की बात कर रहे हैं, अगर हम ग्रॉस प्रोडक्शन यानी जो यूनिट्स डालेंगे वो अगर 100 यूनिट्स डालेंगे, 100 यूनिट्स का ग्रॉस प्रोडक्शन डालेंगे, जो रॉ मटेरियल वगैरह डालेंगे वो 100 यूनिट्स के बराबर का डालेंगे, तो इसमें से नॉर्मल लॉस हो जाएगा एनएल, नॉर्मल लॉस एट द रेट कितने परसेंट बेटा? 4%। 100 का 4%, 4 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हो जाएगा, और नेट जो मेरा प्रोडक्शन होगा, नेट प्रोडक्शन होगा 96 यूनिट्स का। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें 96 यूनिट्स अच्छी अच्छी चाहिए, मार्केट में अच्छी अच्छी घड़ी बेचेंगे कि खराब भी बेच डालेंगे? अच्छी अच्छी। अगर 96 यूनिट अच्छी अच्छी चाहिए, नेट प्रोडक्शन 96 का चाहिए, तो मेरे को जो इनपुट डालना पड़ेगा वो 100 के बराबर का डालना पड़ेगा, ग्रॉस प्रोडक्शन 100 रखना पड़ेगा। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो मैं ये लिख सकता हूं, हाँ, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर मेरे को नेट प्रोडक्शन 96 यूनिट्स का चाहिए, तो मेरे को ग्रॉस कितना डालना पड़ेगा बेटा, बताना, बोलो, कुछ तो बोलो। 100। 96 यूनिट अच्छी चाहिए तो 100 का इनपुट डालना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने जब क्वेश्चन किया तो प्रोडक्ट ए में हमने अभी कितना यूनिट्स निकाली थी, ओपनिंग स्टॉक माइनस करने के बाद कितनी फिगर निकाली थी? 62,000 की नेट प्रोडक्शन, 62,000 अच्छी यूनिट चाहिए। जब 62,000 अगर मेरे को नेट प्रोडक्शन चाहिए, 62,000 का नेट प्रोडक्शन चाहिए, तो मैं कितना इनपुट डालूं? ग्रॉस प्रोडक्शन कितना करूं? कुछ ना करो, यूनिटरी मेथड लगा दो, 100 डिवाइड बाई 96 इंटू 62,000। जरा करके बताना, 62,000 100 अपॉन 96, मैं भी कर लेता हूं, मेरे पास भी कैलकुलेटर है। 100 अपॉन 96 इंटू 62,000। ये डेसिमल में फिगर आ रही है, राउंड ऑफ कर ले, कोई बात नहीं। तो 64583, आप 584 भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो 64583 यूनिट्स का जब मैं ग्रॉस प्रोडक्शन करूंगा तो 4% लॉस होने के बाद 62,000 यूनिट्स का नेट प्रोडक्शन बचेगा। आपको नहीं विश्वास होता तो मैं चेक भी करा सकता हूं, देखो मैं चेक कराता हूं आपको, सुनना, अभी सिर्फ सुनते जाना, फिर जब मैं कहूं नोट करने को तब कर लेना। अगर मैं 64583 यूनिट्स डालूंगा, ये क्या चीज निकली? ग्रॉस प्रोडक्शन। तो बताना मेरा नॉर्मल लॉस कितना होगा? कितने परसेंट होता है? 4%। जरा कोई बच्चा 64583 का 4% निकालेगा क्या? 64583.33 जो भी आ रहा था उसका अगर निकाले तो लमसम 2583 आ रहा है, आ रहा है। यानी इतना मेरा नॉर्मल लॉस हो जाएगा, तो मेरा नेट प्रोडक्शन जरा माइनस करके बताओ कितना बचा? 62,000। यही तो हमें चाहिए था, यानी हमने बिल्कुल सही निकाला। जितना डालेंगे उसका 4% लॉस हो जाएगा, तो इतना बचेगा, यही चाहिए था। आपने 60 कॉपी में देखिए तो आपने 62,000 लिख रखा है, राइट। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं, इसी वाले में मैं एक ही बात कर रहा हूं, जितना आपको दिख रहा है उसी में से आंसर कुछ पूछ रहा हूं, बताना। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट प्रोडक्शन कितनी यूनिट्स का होना है? 62,000 यूनिट। ग्रॉस प्रोडक्शन कितनी यूनिट्स का होना है? 64,583 यूनिट। नॉर्मल लॉस कितनी यूनिट्स का है? 2,583 यूनिट्स। ठीक, अगर मैं ग्रॉस प्रोडक्शन में नॉर्मल लॉस माइनस कर देता हूं तो क्या आ जाता है? नेट प्रोडक्शन। यानी
क्रॉस प्रोडक्शन माइनस नॉर्मल लॉस नेट प्रोडक्शन आता है। क्रॉस प्रोडक्शन में नॉर्मल लॉस माइनस कर दे तो नेट प्रोडक्शन आता है, राइट। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मैं नेट प्रोडक्शन में नॉर्मल लॉस ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा? नेट प्रोडक्शन में नॉर्मल लॉस ऐड कर दूं तो क्रॉस प्रोडक्शन आ जाएगा। हम लोगों ने अभी जो फिगर्स निकाली हैं, जो आपने अभी कॉपी में लिखी हैं, ये 62,000, 49,000, 82,000, दिस इज नेट प्रोडक्शन। इस नेट प्रोडक्शन में मैं नॉर्मल लॉस को प्लस करूं कि माइनस करूं ताकि मेरे को ग्रॉस प्रोडक्शन मिल जाए? क्या करूं? प्लस कर दूं। नेट प्रोडक्शन में नॉर्मल लॉस को प्लस कर दूं। अब देखिए, नॉर्मल लॉस को निकालने का एक तरीका आपने ये देखा, जिसमें आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने सबसे पहले एज्यूम करी 100 यूनिट्स। जानबूझ करके 100 एज्यूम करता हूं ताकि यूनिटरी मेथड लगाने में इजी रह जाता है। थोड़ा एक्स एज्यूम करके भी हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा आपके लिए बेटा टफ पड़ेगा, ठीक है ना। तो 100 मैंने माना कि अगर 100 का ग्रॉस प्रोडक्शन करना होता तो नॉर्मल लॉस 4 का होता तो नेट होता 96 का। फिर मैंने यूनिटरी मेथड लगा दिया कि नेट अगर 96 का होगा तो ग्रॉस है 100 का, लेकिन नेट तो मेरे क्वेश्चन में 62,000 का है, तो ग्रॉस कितना होगा ये निकालने का तरीका यही है कि डिवाइड करा 100 अपॉन 96 इंटू 62,000। आई थिंक यूनिटरी मेथड शायद आपने कभी पहले भी फॉलो किया हुआ होगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो मैंने क्या किया, जब ग्रॉस प्रोडक्शन निकला है तो आपको वेरीफाई कराने के लिए इसका 4% नॉर्मल लॉस निकाला, 2583 आया। अगर मैं आपसे कहूं मैं डायरेक्टली 2583 कैसे निकाल सकता था, तो कैसे कर सकता था सुनना। मैं ऐसे भी कर सकता था, मैं ऐसे कह सकता था कि अगर मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन होना है 96 यूनिट्स का, तो मेरा नॉर्मल लॉस है 4 यूनिट का। क्या देखा मैंने? ये जो पहला वाले ये फिगर देख करके कर रहा हूं। नॉर्मल प्रोडक्शन यानी नेट प्रोडक्शन, सॉरी, नेट प्रोडक्शन 96 यूनिट्स का होना है तो नॉर्मल लॉस 4 यूनिट्स का। तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि अगर मेरा नेट प्रोडक्शन 96 यूनिट का होना है तो नॉर्मल लॉस है 4 यूनिट का, तो मेरा तो नेट प्रोडक्शन होना कितना है बेटा? 62,000। तो बताओ नॉर्मल लॉस कितना होगा? 4 अपॉन 96 इंटू 62,000। ऐसे भी आप कर सकते हैं, कितना आएगा चेक कर लीजिए बात, 2583। तो या तो ये भी निकाल सकते हैं 2583 यूनिट, ये आ जाएगा हमारा क्या, नॉर्मल लॉस। और जब नेट प्रोडक्शन में नॉर्मल लॉस जोड़ देंगे तो ग्रॉस प्रोडक्शन आ जाएगा। अब तो कुछ बचा ही नहीं था। मैं भी आपको नोट करने का मौका दूंगा, पहले इधर देखिए। अब तो कुछ बचा ही नहीं था, जैसे ही मैंने ये निकाला नेट प्रोडक्शन, उसके बाद मैंने नॉर्मल लॉस निकाला। नॉर्मल लॉस के लिए मैंने वर्किंग नोट बनाया है कि मैंने कैसे किया है। ए वाले का 4 डिवाइड बाई 96 इंटू 62,000, यही वहां यूनिटरी में आपको करके दिखाया, तो 2583 आया। 2583 को मैं जोड़ दूं तो मेरा ग्रॉस प्रोडक्शन आया 64583 का। अब जरा बताओ बी का और सी का सेम तरीके से आप कर लोगे? कर लोगे? तो पहले अगर आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो भाई। करना है ना नोट? कर लो। ये प्रोडक्ट ए का ऐसे बनाया है मैंने, ऐसे ही बी का और सी का हो जाएगा। दिख रहा है कि बहुत छोटा छोटा है? थोड़ा बड़ा करे, थोड़ा बड़ा कर दे, ओके। सबसे पहले ये लिखा था मैंने, प्रोडक्ट ए ऊपर लिख लेना। प्रोडक्ट ए के लिए मैंने एज्यूम किया था, लेट किया था, लेट ग्रॉस प्रोडक्शन 100 यूनिट्स किसके लिए, प्रोडक्ट ए के। ग्रॉस प्रोडक्शन, जीपी मतलब ग्रॉस प्रोडक्शन, तुम लोग पूरा लिख लेना, नहीं तो बाद में पता चले उसको ग्रॉस प्रॉफिट पढ़ो। जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, एनपी नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रोडक्शन 100 यूनिट्स लेस नॉर्मल लॉस 4 यूनिट्स, तो नेट प्रोडक्शन 96 यूनिट्स। इतना लिख लिया। अब ये वाला दिखा दे, ठीक है। फिर मैंने ये किया था,
ये एनपी नेट प्रोडक्शन बेटा, जीपी ग्रॉस प्रोडक्शन, एनपी नेट प्रोडक्शन, जीपी ग्रॉस प्रोडक्शन। जैसे एग्जाम में एमसीक्यू पेपर है आपका, आप मान लीजिए 80 क्वेश्चन सही करके आए, 20 क्वेश्चन आप गलत कराए, तो नेट मार्क्स कैसे निकलेंगे? पहले ग्रॉस मार्क्स निकाल लें अगर, तो ग्रॉस मार्क्स 80 जो सही करे उसके लिए 80 हुए। अब नेट के लिए क्या करें? जो 20 गलत किया, जो लॉस किया है, उसमें आपके 5 नंबर कट जाएंगे 20 क्वेश्चन के लिए। 80 माइनस 5 करेंगे तो नेट मार्क्स आपके, आपकी मार्कशीट पे कितने दिखाई देंगे? 75। ठीक है, ये भी नोट कर लिया हो तो। इसके बाद मैंने ये लिखा था, मैंने कहा था आपको वेरीफाई करा दूं, फिर मैंने ये लिखा था। नोट कर लिया है? फिर उसके बाद अपन ने ये वाली फिगर लिखी थी कि अगर नॉर्मल लॉस ऐसे डायरेक्टली निकालना हो तो भी निकल सकता है। आ गई सब कुछ बात समझ में? प्रोडक्ट बी का और सी का आपको होमवर्क में दे दें, कर लेंगे? हाँ बोलो। हाँ, ठीक है। और इस क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, फिर अगले टर्न पे हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। ये आंसर आएंगे, मिला लेना अपना 64583, 50,000 और 87234। ठीक है, ये सब यूनिट्स में है कि रुपीज में है? यूनिट्स में यार, ये जो रुपीज छपा ये काट देना, गलत छप गया है। ठीक है, हाँ, फिर हम लोग अगली क्लास में यहाँ से करेंगे। थैंक यू।